बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 53, चैप्टर नंबर 16, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। मेजरमेंट ऑफ सेकुलर ट्रेंड के हाउ टू मेजर द सेकुलर ट्रेंड। फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फॉर मेजरिंग और एस्टिमेटिंग द सेकुलर ट्रेंड: फ्री हैंड कर्व मेथड, मेथड ऑफ सेमी एवरेज, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। सो देयर आर फोर मेथड फॉर मेजरिंग द सेकुलर ट्रेंड। The first one is free hand curve method. फर्स्ट मेथड कौन सा है? फ्री हैंड कर्व मेथड। और इस मेथड में हम लोग करते क्या है? इन दिस मेथड द डेटा आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ मेजरिंग द टाइम यूनिट ईयर्स, मंथ, ETC। टाइम पीरियड जो है along the x axis and the values of the time series variable along the y axis। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करते हैं? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम जो भी ईयर्स हो, मंथ्स हो, क्वार्टर्स हो, उनको एक्स एक्सिस के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं और जो एक्चुअल टाइम सीरीज वैल्यूज़ होती हैं उनको आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो प्लॉट करते हैं। ए ट्रेंड लाइन और अ स्मूथ कर्व इज ड्रॉन थ्रू द ग्राफ इन सच अ वे दैट इट शोज द जनरल टेंडेंसी ऑफ द वैल्यूज़। यानी हम लोग इसे स्मूथली इसको कर्व ड्रॉ करते हैं जो कि एक जनरल टेंडेंसी ऑफ द वैल्यूज़ जो है वो शो करती है। द ट्रेंड वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट ईयर और अ मंथ्स हों या ईयर्स हों आर रीड फ्रॉम द ट्रेंड लाइन और कर्व। यानी हम इस ट्रेंड लाइन और कर्व के ज़रिए जो है ईयर्स के अगेंस्ट जो डिफरेंट वैल्यू जो है उनको रीड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ट्रेंड। एग्जाम्पल है 16.1 एग्जाम्पल है। इसमें यूज द फ्री हैंड कर्व मेथड टू फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज़ फॉर द डाटा इन द टेबल 16.1। जो 16.1 में फर्स्टली हमने डाटा कंसीडर किया है उसी के लिए हमने फ्री हैंड कर्व मेथड यूज़ करते हुए हमने ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर आप लोग ये देखें तो ये वही ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम पीरियड लिया हुआ है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्चुअल वैल्यूज़ थी उनको प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन से ये ड्रॉ किया हुआ है, ये ग्राफ वही है जो पहले हम लोगों ने ड्रॉ किया था। ठीक है, दिस इज़ योर टाइम सीरीज डाटा। अच्छा, अब हमने फ्री हैंड कर्व कैसे ड्रॉ किया है? खुद से ये एक लाइन हमने जो समझा है कि ट्रेंड ये फॉलो हो रहा है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या किया है? अब ट्रेंड वैल्यूज़ आएंगी कैसे? इसके अगेंस्ट मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद इधर से एक ड्रॉ करना है यानी अंदाजन, और ये वैल्यू मैंने खुद से एस्टिमेट करनी है। इट मे बी 940। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया? सेकंड ट्रेंड वैल्यू कैसे मैं एस्टिमेट करूंगी? ये वैल्यू स्ट्रेट ड्रॉ की और उसके बाद इसको मैंने इधर वाई एक्सिस से ज्वाइन किया और अप्रॉक्सीमेट किया। इट इज़ मोर देन 1000, सो इट मे बी 1045। ठीक है, ये मैंने खुद से इसको अप्रॉक्सीमेट किया है ट्रेंड वैल्यू को। सिमिलरली सेकंड ट्रेंड वैल्यू मैं कैसे खुद से लूँगी? ये मैंने इस स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ की और उसके अगेंस्ट वाई एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ से एस्टिमेट किया कि ये 1150 वैल्यू बन रही है। ठीक है, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट। सो ये सारी की सारी ट्रेंड वैल्यू जो है मैंने जस्ट ग्राफ को, स्ट्रेट लाइन को ऑब्जर्व करते हुए और जो है गेट की हैं ये सारी की सारी ट्रेंड वैल्यूज़। यानी हर वैल्यू के अगेंस्ट इस लाइन पे, ये जो डॉटेड लाइन है इस पे कौन सी वैल्यू आ रही है, दीज आर ट्रेंड वैल्यू, और ये मैंने जस्ट बाय ऑब्जर्विंग दी लाइन जो है ये गेट की हैं। ठीक है, सो हेयर वी ऑल्सो डिस्कस सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री हैंड कर्व मेथड। द फ्री हैंड कर्व मेथड इज परहैप्स द सिंपलेस्ट मेथड फॉर मेजरिंग द सेकुलर ट्रेंड। इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या है कि ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। इट सेव टाइम, ये आपका टाइम सेव करता है बिकॉज इट इज़ ईजियर टू फाइंड ट्रेंड वैल्यूज सिंपली बाय लुकिंग एट अ ग्राफ। ठीक है, आप जस्ट ग्राफ को लुक करोगे और उससे आप अपनी ट्रेंड वैल्यूज जो है वो एस्टिमेट करोगे। देन बाय कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मेथड्स, बजाय इसके कि आप उस पर कोई इक्वेशन, कोई फार्मूलाज अप्लाई करो, आप जस्ट उस पर लाइन ड्रॉ करते हो और उस लाइन पे जो आपकी वैल्यूज फॉल कर रही होती हैं वो आपकी ट्रेंड वैल्यूज होती हैं। A well-constructed graph gives a close approximation of the value, which are obtained by mathematically fitted curve.
यानी वो ये बता रहा है कि अगर आपका एक ग्राफ बहुत ही अच्छा आपने कंस्ट्रक्ट किया है तो वो आपको जो एस्टीमेट, जो आप उस लाइन से एस्टीमेट गेट करते हो, वो आपको बहुत ही क्लोज वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, बजाय इसके कि आप मैथमेटिकली कैलकुलेटेड कर्व से वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करो। अच्छा, अब डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज़ दैट इट डिपेंड्स टू मच ऑन इंडिविजुअल जजमेंट। डेफिनेटली अगर हर एक अपनी अपनी जजमेंट करेगा तो उसके आंसर डिफर होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, हो सकता है कि आप थोड़ी सी इसमें से स्लांट लाइन ड्रॉ करें, थोड़ी सी ये वाली लाइन ड्रॉ करें, तो दिस सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन जजमेंट, ठीक है। डिफरेंट पर्सन विल ड्रॉ डिफरेंट ट्रेंड लाइन्स फॉर द सेम डाटा। डेफिनेटली हर बंदा अपनी हिसाब से लाइन ड्रॉ करेगा तो उसके एस्टीमेट जो है वो डिफर करेंगे। दिस मेथड इज़ देयर फॉर सब्जेक्टिव एंड नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग एक्यूरेट एस्टीमेट। यानी हर बंदा अपने लिए अलग डिफरेंट लाइन ड्रॉ करेगा तो आपस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो इट इज़ ओनली अ सब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है, और ये एक्यूरेट एस्टीमेट आपको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर। अच्छा, इसके बाद जी सेकंड मेथड है सेकुलर ट्रेंड को एस्टीमेट करने का, द मेथड ऑफ सेमी एवरेज। सेमी एवरेज के ज़रिए भी हम लोग सेकुलर ट्रेंड को एस्टीमेट करते हैं। ये कैसे हम लोग सेमी एवरेज मेथड को यूज़ करते हैं? द फ्री हैंड कर्व मेथड डिपेंड्स टू मच ऑन पर्सनल जजमेंट एंड गिव्स सब्जेक्टिव रिजल्ट। So therefore another simple method for measuring secular trend is the method of semi average। यानी another method कौन सा है? semi average। In this method the data are divided into two equal parts। यानी इस मेथड में हम लोग करते क्या हैं? हम लोग डाटा को 2 equal parts में डिवाइड कर देते हैं। If the number of values is odd, either the middle value is left out or the series is divided unevenly। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर आपकी वैल्यूज़ ऑड हों तो फिर आप लोग क्या करेंगे? या तो आप सेंटर में वैल्यू छोड़ दें, ठीक है, या आप अनइवनली अपनी सीरीज़ को डिवाइड कर लें। द एवरेज फॉर ईच पार्ट आर कंप्यूटेड और एंड प्लेस अगेंस्ट द सेंटर ऑफ ईच पार्ट। ठीक है, हम हर एक पार्ट की अलग से उसकी एवरेज कैलकुलेट करते हैं और उसको हर पार्ट के सेंटर में लोकेट करते हैं। द एवरेज आर प्लॉटेड एंड जॉइंड बाय अ लाइन। द एवरेज को हम लोग अगर प्लॉटिंग करेंगे तो उसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। द लाइन इज एक्सटेंडेड टू कवर द होल डाटा, उसको हम एक्सटेंड कर देंगे होल डाटा को कवर करने के लिए। ट्रेंड वैल्यूज कॉरस्पॉन्ड टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स कैन बी रीड फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन। हम उसी तरह से उससे ट्रेंड वैल्यूज़ को रीड आउट कर सकते हैं और रीड आउट भी कर सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं, दोनों मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। द ट्रेंड वैल्यूज़ कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड डायरेक्टली, हम लोग डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय ग्राफिंग भी उसको प्लॉट कर सकते हैं, बाय ग्राफिंग या प्लॉट करने के बाद भी उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि इन एग्जांपल्स में शो की गई है 16.2 एंड 16.3 एग्जांपल में। 16.2 एग्जांपल है, यूज द सेमी एवरेज मेथड टू फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग डाटा शोइंग पर कैपिटा ग्रॉस इनकम ऑफ पाकिस्तान फॉर द ईयर 1959 से 60 और टू 1968 से 69। यानी ये आपके पास डाटा अवेलेबल है, आपने इस पे मेथड ऑफ सेमी एवरेज अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका क्या है? आपने फर्स्टली अपने डाटा को कॉलम वाइज अरेंज कर लेना है और उसके बाद अपनी वैल्यूज़ को काउंट करना है। लाइक हेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ 10 हैं, इवन वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब ये है कि 2 इक्वल ग्रुप में ये डिवाइड हो जाएंगी, 5-5 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो 5 वैल्यूज़ का सेंटर जो है ये तीसरी वैल्यू है और अगेन नीचे वाले पोर्शन में भी 5 वैल्यूज़ है तो उसका सेंटर ये जो है ये थर्ड वैल्यू है। सो ये सेंटर मैं लोकेट कर रही हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे? सेमी टोटल, यानी इन 5 वैल्यूज़ का आप टोटल फाइंड आउट करेंगे जो कि आ रहा है 1680। और उसके बाद सेकंड ग्रुप का टोटल जो आ रहा है वो है 1930। उसके बाद सेमी एवरेज, एवरेज ले लेंगे, 5 वैल्यूज़ को ऐड किया तो 5 पे डिवाइड कर देंगे, सो इट इज़ फर्स्ट एवरेज एंड सेकंड एवरेज। ठीक है, उसके बाद आपने ये ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ये वाली ट्रेंड वैल्यूज़, ये आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ये आप इन दोनों वैल्यूज़ को ग्राफ करने के बाद उसी तरह उस लाइन से भी एस्टिमेट कर सकते हैं। अच्छा, इसको उन्होंने डिनोट किया, ये क्यों किया हुआ है Y1 बार और Y2 बार, क्यों इससे डिनोट किया हुआ है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया हुआ है, ये एक्स का कॉलम खुद से जनरेट किया हुआ है। ठीक है, कैसे जनरेट किया हुआ है? फर्स्ट जो आपकी वैल्यू होगी यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है 0, उससे ऊपर वाली -2
-1 -2 उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, या आपने इसी तरह से लिख लेनी है। फर्स्ट वैल्यू के अगेंस्ट 0, उसके बाद -1 और -2, ये इस तरह से आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। यानी आप एक वैल्यू को एज अ ओरिजिन लेंगे, उससे ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ नेगेटिव, नीचे वाली सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव। उसके बाद बेसिकली हमने ये ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ये फाइंड आउट कैसे की हैं ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करो, इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। कितना इंक्रीज़ हुआ है वो आप इंक्रीज़ कैसे निकालेंगे, 386 में से आप ये इंक्रीज़ निकालेंगे, लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू जो है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 50, ये 50 आ गया आपका आंसर। यानी इंक्रीज कितना हुआ है, 50 का। अच्छा जी, अब इंक्रीज में के दरमियान ईयर्स कितने हैं, 1 2 3 4, और अगर ये हाफ हाफ भी लें तो ये आपके ईयर्स बन रहे हैं 5, ठीक है। 5 ईयर्स आपके बन रहे हैं। तो पर ईयर इंक्रीज अगर आप लोग निकालें तो वो आप इसे 5 पे डिवाइड कर देंगे, तो पर ईयर आपका इंक्रीज कितना बन रहा है, 10 का, ठीक है, 10 का। तो ये एज इट इज़ सामने, क्योंकि ये वैल्यू आ रही है तो ये आपने एज इट इज़ लिख दी। उसके बाद आपने हर इस वैल्यू में से इंक्रीज हो रहा है तो आप इसमें 10 ऐड करते जाएंगे, यानी इसमें 10 ऐड किया तो 46 हो गया। ये आपने पर ईयर इंक्रीज एक दफ़ा निकाल लिया। फिर क्योंकि आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो नीचे इंक्रीज होगा, ऊपर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखें, आपने 10 ऐड किया, अगेन 10 ऐड किया, अगेन 10 ऐड किया, और ये 10 ऐड करने के बाद ये आपकी लास्ट वैल्यू आ गई। और बैकवर्ड मूवमेंट के लिए आप 10 माइनस करते जाएंगे, तो ये आपकी सारी की सारी ट्रेंड वैल्यूज़ आ गई। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, इस तरह से हम लोग इसमें ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। दूसरे तरीके में हम लोग एक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका आप कौन सा है, ये वही तरीका है बेटा जो मैंने 10 माइनस किया है और 10 ऐड किया, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। मैंने पर ईयर इंक्रीज निकाला है, दैट इज़ 10। फर्स्ट वैल्यू सेंटर वाली वैल्यू ऐसे ही आ गई है, और फिर आप इसमें अगेन आगे मूव करने के लिए 10 ऐड करते गए हैं, ठीक है। बैकवर्ड मूवमेंट के लिए 10 माइनस करते गए। एक तरीका ये है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि उधर y1 क्या है और y2 क्या है। We can also obtain an equation for the semi average trend straight line using the formula. Formula क्या है, y minus y1 bar is equals to y2 minus y1 bar divided by x2 minus x1, और x1 ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। y1 बार y2 बार क्या है, सेमी एवरेजेस हैं। x1 बार और x1 और x2 क्या है, आर द मीन्स ऑफ द टाइम पीरियड कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच सेमी एवरेजेस आर कैलकुलेटेड। अच्छा जी, ये उसके अगेंस्ट जो टाइम पीरियड्स वो लिखे थे x के कॉलम में, यहाँ पे वो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। y1 बार पहला सेमी एवरेज, सेकंड सेमी एवरेज में से फर्स्ट सेमी एवरेज माइनस करेंगे। अच्छा, जो सेमी एवरेजेस के सामने जो x लिखा था उसमें जो वैल्यूज थी वो 5 थी और 0 थी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अच्छा, इसको पूरे को सॉल्व किया, ये है 50/5, और ये बन गया आफ्टर सोल्यूशन आपकी इक्वेशन y की क्या बन गई है, 3336 प्लस 10x, ठीक है। अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए x आप एज इट इज़ लिखेंगे, और y की जो इक्वेशन थी आपकी, y की क्या इक्वेशन थी आपके पास, y इज इक्वल्स टू, इसको मैं राइट करती हूँ यहाँ पे इक्वेशन जो अभी हमने निकाली है, y इज इक्वल्स टू 336 प्लस 10x, ठीक है। x का जो आपने फुल फ्लैज कॉलम रखा था, जो फर्स्ट आपकी एवरेज थी, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट एवरेज थी, आपने फर्स्ट सेमी एवरेज थी, उसके अगेंस्ट आपने क्या रखा, 0, और आगे वाली वैल्यू सारी +1 +2 ये अकॉर्डिंग टू ईयर्स होती हैं, ठीक है। जिसे आप ओरिजिन सेट करते हो उसे आपने 0 रखना होता है, उससे आगे
पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6, 7 और देन -1 और -2 बैकवर्ड में। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे x की जो जो वैल्यूज़ हैं आप -2 पहले सब्स्टिट्यूट करो, -1 सब्स्टिट्यूट करो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आ गया, ये आपकी ट्रेंड वैल्यूज़ आ गई। अगर आप इनको वो यूजुअल वे से तरीके से जो हमने पहले फाइंड आउट किया उसके साथ मैच करें तो ये आपको सेम नज़र आएंगी, इसमें डिफरेंस कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये सेम आपको नज़र आएंगी, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, जस्ट दो अलग तरीके हैं, आप दोनों तरीक़ों से में से कोई एक अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, रिजल्ट सेम है, रिजल्ट्स में डिफरेंस नहीं है। अच्छा, इसके बाद अगली एग्जांपल है 16.3। अच्छा, अगेन यूज़ द मेथड ऑफ सेमी एवरेज टू फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज़ फॉर द फॉलोइंग डाटा, और ये आपके पास डाटा अवेलेबल है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने वैल्यूज़ काउंट करनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब आपके पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑड बन रही हैं, इसका मतलब ये है कि आप सेंटर वैल्यू छोड़ोगे और 4 का ग्रुप बनाओगे, लाइक ये आपके पास ग्रुप बना हुआ है, और 4 ग्रुप का सेंटर जो होगा वो इन 4 वैल्यूज़ के सेंटर में होगा, लाइक इसका सेंटर किसी वैल्यू के अगेंस्ट नहीं आ रहा, 2 ईयर्स के सेंटर में आ रहा है। सिमिलरली आप नीचे वाले पार्ट का भी इसी तरह से ग्रुपिंग करोगे। ठीक है, इसमें भी अगेन आपकी 4 वैल्यूज़ आ रही हैं और इसका सेंटर जो होगा 2 वैल्यूज़ के सेंटर में आ रहा है। ठीक है, लाइक आपका सेंटर बन रहा है ये, इसीलिए यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रखा गया है। ठीक है, अब आपने उसी तरह से इन 4 ग्रुप्स को ऐड करना है, 4 ग्रुप्स को ऐड किया, टोटल आ गया, एवरेज आ जाएगी, सेमी एवरेज आ गई, सेमी एवरेज आ गई। ठीक है, अब ये आपके पास एवरेज आ गई। अब आपने इसी तरीके से आपने देखना है इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, इंक्रीज़ निकालना कैसे है, इंक्रीज़ निकालने का क्या तरीका क्या है, 104। ठीक है, 104 में से आप माइनस करेंगे इंक्रीज़ इन ईयर्स, कितने ईयर्स में इंक्रीज़ आ रहा है, 0.5। ठीक है, ये आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास इंक्रीज़ आ जाएगा। ये आपके पास जो इंक्रीज़ आ रहा है आफ्टर सब्ट्रैक्शन, आपके पास इंक्रीज़ आ रहा है 21.5, और ये इंक्रीज़ जो आ रहा है ये कितने ईयर्स का इंक्रीज़ आ रहा है, आपने ये जो लाइंस लगाई हैं इनके दरमियान कितने ईयर्स आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 ईयर्स में आपका इंक्रीज़ आ रहा है। तो पर ईयर इंक्रीज़ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसे 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 पे आपने डिवाइड किया तो आपके पास पर ईयर इंक्रीज़ आ रहा है 4.3। आफ्टर डिवाइडिंग 5 यू विल गेट 4.3, पर ईयर इंक्रीज़ आ रहा है 4.3। अच्छा, अब ये जो आपकी वैल्यू बन रही है ये तो आपकी बन रही है बीच वाली वैल्यू। जब आपने इस बीच वाली वैल्यू को आपने किसी पर्टिकुलर सेंटर ऑफ ईयर से आपने किसी ईयर के अगेंस्ट लेके जाना है, तो ये जो डिस्टेंस बन रहा है ये हाफ ईयर का बन रहा है। तो इसका मतलब ये कि पर ईयर इंक्रीज़ के अलावा आपको हाफ ईयर इंक्रीज़ भी चाहिए। सो यू अगेन डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसे 2 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास हाफ ईयर का जो इंक्रीज़ आ रहा है वो आ रहा है 2.15। फर्स्टली जब आप इस वैल्यू को किसी ईयर के अगेंस्ट प्लॉट करोगे, 82.5 को ईयर के अगेंस्ट लेके जाओगे, तो फर्स्टली यू ऐड हाफ ईयर इंक्रीज़। ठीक है, 82.5 में आप हाफ ईयर इंक्रीज़ जो है वो ऐड करोगे, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये आपकी सेंटर में है, किसी ईयर के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, तो आपने फर्स्टली इसमें हाफ ईयर इंक्रीज़ ऐड किया, उसके बाद आफ्टर डैट आपने पर ईयर इंक्रीज़ ऐड करना है। ठीक है, अगर आप लोग देखें तो पर ईयर इंक्रीज़ आप ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, ये ऐड किया और इसी को जब आपने बैकवर्ड मूव किया तो पर ईयर इंक्रीज़ इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, अब इसी तरह एक एग्जाम्पल है, अगर अब यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा था लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में डिक्रीज़ हो रहा हो, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना होता है, डिक्रीज़ निकालना होता है। डिक्रीज़ निकालने का तरीका यही होगा, सेम डिवीजन इसी तरह से करेंगे, लेकिन उसमें जब आप ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो नीचे की तरफ आप माइनस करेंगे, ऊपर की तरफ आप ऐड करेंगे, क्योंकि वो इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ हो रहा था। नीचे डिक्रीज़ हो रहा था तो नीचे माइनस करेंगे और ऊपर ऐड करेंगे। ठीक, उसके बाद ये सारा वही प्रोसीजर डिस्क्राइब किया जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पर ईयर इंक्रीज़ निकालने का तरीका क्या है, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बीच में कितने ईयर्स बन रहे हैं, 5 ईयर, तो
पर ईयर इंक्रीज निकालने का तरीका क्या है, डिफरेंस को आप 5 पे डिवाइड कर देंगे। अब क्योंकि ये वैल्यू अगेंस्ट आपके सेंटर में फॉल कर रही है तो सेंटर से आपको किसी पर्टिकुलर ईयर पे ले जाने के लिए हाफ ईयर जो है इंक्रीज निकालना पड़ेगा। तो आप इसे 1 डिवाइडेड बाय 2 करके ऐड करेंगे फर्स्टली, फिर आफ्टर दैट जो है आप फुल ईयर जो है इंक्रीज होने की वजह से फुल ईयर उसमें इंक्रीज ऐड करते जाएंगे, या पीछे मूव करने के लिए फुल ईयर इंक्रीज जो है माइनस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये जो है आप इसको ग्राफिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इन वैल्यूज़ को, ये जो आपने ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड आउट की, ठीक है, यहाँ पे आपने ईयर्स प्लॉट किए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और यहाँ पे आपकी एक्चुअल वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, ये वैल्यूज़, इनमें डिस्टेंसिंग जो आपने रखनी है वो सेम रखनी है। ठीक है, ये 40 60 ये रखी। ठीक है, उसके बाद ये जो आपकी फ्लक्चुएटेड वैल्यूज़ हैं ये एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, और ये जो डॉटेड लाइन है जो कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये आपकी बेसिकली ट्रेंड वैल्यूज़ हैं जो सेमी एवरेज मेथड से लास्टली आपने फाइंड आउट किया है। उसे भी अगर आप सेम ग्राफ में प्लॉट करो तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, सो ये जो 16.5 जो फिगर है गिव्स द ग्राफ ऑफ ओरिजिनल डाटा, द सेमी एवरेज हैव आल्सो बीन प्लॉटेड एंड जॉइंड बाय अ डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन यानी एट अ टाइम आपके ओरिजिनल वैल्यूज़ और आपकी जो सेमी एवरेज वैल्यूज़ हैं ट्रेंड वैल्यूज़ वो भी हमने इसी ग्राफ में प्लॉट की हैं, वो डॉटेड लाइन से आपको शो हो रही हैं। द अप्रॉक्सीमेट ट्रेंड वैल्यूज़ कैन आल्सो बी रीडेड फ्रॉम दिस लाइन, यानी इस लाइन से भी हम अप्रॉक्सीमेटली ट्रेंड वैल्यूज़ रीड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, उसी तरीके से, कैसे यहाँ पे 66 के अगेंस्ट आपकी जो वैल्यूज़ यहाँ से बन रही है आप इसको रीड आउट कर सकते हो अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, इसके बाद उसी तरह से कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इस मेथड की। द मेथड ऑफ सेमी एवरेज इज सिंपल टू अप्लाई, डेफिनेटली इट इज़ सिंपल टू अप्लाई, इट गिव्स ऑब्जेक्टिव रिजल्ट, और बिकॉज दिस मेथड गिव्स ओनली वन ट्रेंड लाइन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजल्ट ये आपको देता है क्योंकि अगर कोई भी बंदा अगर 10 डिफरेंट पर्सन इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो उससे एक ही ट्रेंड लाइन आएगी। ठीक है, क्योंकि मेथड एक है। दिस मेथड कैन होएवर बी अप्लाइड ओनली इफ़ द ट्रेंड इज़ लीनियर और अप्रॉक्सीमेटली लीनियर। अच्छा, ये मेथड हम सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका जो ट्रेंड जो होगा वो लीनियर होगा और अप्रॉक्सीमेटली या लीनियर होगा। ठीक है, इट मे देयरफॉर गिव पुअर रिजल्ट व्हेन द ट्रेंड इज़ नॉट लीनियर। इसका मतलब ये है कि जब आपका ट्रेंड लीनियर नहीं होगा तो उस केस में भी अगर हम ये मेथड यूज़ करें तो उस केस में ये आपको अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। ये डिसएडवांटेजेस है इसका। फर्दर वी यूज़ द अरिथमेटिक मीन टू फाइंड द सेमी एवरेज। हम सेमी एवरेज को मेथड में अरिथमेटिक मीन यूज़ करते हैं। द अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम लार्ज और एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू, यानी अरिथमेटिक मीन एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड होता है, इसलिए ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं मेथड ऑफ सेमी एवरेज के। उसके बाद होमवर्क में आपके ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। इनमें एक फर्स्ट जो है क्वेश्चन है वो फ्री हैंड कर्व वाला क्वेश्चन है, बाकी ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये आपके सेमी एवरेज मेथड के क्वेश्चंस हैं, इनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है।